हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया आजकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। आइए देखते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे चीतास के बारे में, जो पिछले साल नमीबिया से लाए गए थे इंडिया में। तो टोटल इंडिया में 20 के करीब चीतास को लाया गया था। पहले मैं आपको ये बता दूं कि चीतास इंडिया में से नेचुरली तो ख़त्म हो चुके हैं। अब इंडिया उस स्पीशीज़ को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी न्यूज़ में हमें ये पता चला कि एक और चीता जो बाहर से लाया गया था, उनमें से एक और की डेथ हो चुकी है। तो उनका टोटल नंबर 9 पर पहुंच गया है। एक फीमेल चीता जिसका नाम था धात्री, तिब्लिसी उसका बोला जाता था, तो उसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जिससे उनका टोटल नंबर 9 पर पहुंच गया है। 6 एडल्ट चीताज इंक्लूडिंग 3 कब्स जो थे, जो नमीबिया से लाए गए थे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त इंडिया में चल रहा है। इसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई है, ये जज करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऐसे जिनकी वजह से इनकी डेथ हो रही है। आगे हम बात करेंगे 2 फेस्टिवल्स के बारे में, जिसको हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था। उन्मेषा फेस्टिवल, जो कि इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइज किया जाता है साहित्य एकेडमी के द्वारा। और दूसरा है हमारा उत्कर्ष फेस्टिवल, जो कि फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स के रिलेटेड फेस्टिवल है, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जाता है संगीत नाटक एकेडमी के बारे में। तो ये दोनों ही फंक्शंस अभी रिसेंटली भोपाल मध्य प्रदेश में हुए थे, जहां पर हमारी प्रेसिडेंट ने इनको इनॉग्रेट किया था। तो फेस्टिवल्स भी आपके सेटिक्स का एक पार्ट होता है। तो ये वही पार्ट है जो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। उत्कर्ष एंड उन्मेषी 2 हमारे फेस्टिवल्स हैं। आगे हम बात करेंगे, आयुष मिनिस्ट्री ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। वो ये है कि एक आयुष वीजाज इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयुष आखिर है क्या है। आयुष एक नई मिनिस्ट्री इंडिया में बनाई गई थी, जिसकी फुल फॉर्म है आयुष योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। मतलब एलोपैथी के बिना दुनिया में जितने भी और मेडिसिन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो उसके रिलेटेड एक मशीनरी है, एक मिनिस्ट्री है आयुष मिनिस्ट्री जिसको बोला जाता है, जिसके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो पिछले साल इस बारे में बात हुई थी कि इंडिया अब आयुष रिलेटेड वीजास भी लाना चाहता है। मान लीजिए कोई फॉरेनर है जिसको कोई प्रॉब्लम हो गई है और जो इंडिया में आकर उसका इलाज कराना चाहता है आयुर्वेदिक या इनमें से किसी भी तरीके से, तो वो आयुष के अंडर एक वीजा कैटेगरी बनाई जाएगी जिसके अंडर अप्लाई कर सकता है। तो चैप्टर 11 जो है, जिसमें अंडर हमारे पासपोर्ट्स का सारा डिटेल होता है, हमारे वीजास का डिटेल होता है, जो हेल्थ के साथ रिलेटेड एक चैप्टर है, उसमें ही एक नया ऐड कर दिया गया है चैप्टर 11A, जो कि आयुष वीजास के साथ डील करेगा। आगे हम बात करते हैं 2 पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बारे में जिनका स्टेटस अपग्रेड कर दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास है ऑयल इंडिया, जिसको महारत्न कंपनी डिक्लेयर कर दिया है। पहले ये एक नवरत्न कंपनी थी, अब इसको महारत्न कंपनी बना दिया है। दूसरा है ONGC विदेश, जिसको अब एक नवरत्न कंपनी बना दिया है, जो पहले एक मिनी रत्न कैटेगरी में आती थी। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न कंपनीज। तो अभी 2 का अपग्रेडेशन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑयल इंडिया ऐड होने के बाद अब इंडिया में 13 महारत्न कंपनीज बन गई हैं और 14 नवरत्न कंपनीज बन गई हैं ONGC विदेश के ऐड होने के बाद। आगे बात करते हैं एक डे के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर जी की डेथ एनिवर्सरी। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 7 अगस्त को। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था इंग्लिश लिटरेचर में फॉर हिज बुक गीतांजलि, जिसका पहले वर्जन किया गया था इंग्लिश में ट्रांसलेशन, और उस ट्रांसलेशन को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ही इज फ्रॉम बंगाल। बंगाल के काफी फेमस पोएट, नोवेलिस्ट, म्यूजिशियन, पेंटर एंड प्ले राइटर है। तो उन्होंने 1905 बंगाल पार्टीशन के टाइम पे अमर सोनार बांग्ला नाम का एक सॉन्ग लिखा था, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, और इंडिया का जनगण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। तो 2 नेशंस के नेशनल एंथम लिखने का रिकॉर्ड है इनके पास। आगे बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डे के बारे में, 7 अगस्त ही है, जिसको हम नेशनल जेवलिन थ्रो डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और ये साल हमने हमारा 3rd जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में नीरज चोपड़ा जरूर आए होंगे।
तो उन्होंने जो अभी ओलंपिक्स में ये जो जेवलिन थ्रो उन्होंने किया था इस बार के ओलंपिक्स में, और उससे जो उन्होंने मेडल गोल्ड हासिल किया था इंडिया के लिए, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अभिनव बिंद्रा के बाद सिंगल्स कैटेगरी में यही वो पहले इंसान थे जो इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आए थे। तो उनकी इस अचीवमेंट को ऑब्जर्व करते हुए इंडिया ने 7 अगस्त को एज जेवलिन थ्रो डे डिक्लेयर किया था। हमारी जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो सारे एथलेटिक्स को रेगुलेट करती है इंडिया में, उसने इस दिन को रेगुलेट किया था। 2 और इम्पॉर्टेंट डे है हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले है मुस्लिम वुमेन राइट डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अगस्त। तो 1 अगस्त कुछ साल पहले 2019 में एक्ट पास हुआ था, मुस्लिम वुमेन राइट्स एक्ट, जिसके तहत ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया था। तो उस दिन जब मुस्लिम वुमेन को राइट दिए गए थे, उस दिन को याद करते हुए इंडिया में 1 अगस्त को हम मुस्लिम वुमेन राइट डे मनाते हैं। और दूसरा दिन है वर्ल्ड वाइड वेब डे। 1991 में टिम बर्नीज-ली ने पोस्ट किया था प्रपोजल फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, और उस दिन को याद करते हुए हम 1 अगस्त को 2 दिन मनाते हैं। आगे हमारे पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ शॉर्ट मूवी सीरीज जिसका नाम है हल्ला बोल। एक कैंपेन इंडिया ने चलाई है, चीयर फॉर इंडिया कैंपेन, जिस कैंपेन के तहत इंडिया ने शॉर्ट मूवी सीरीज अभी रिसेंटली रिलीज की है जिसका नाम है हल्ला बोल। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो यहाँ पर जो बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, जो मूवीज हैं वो हल्ला बोल मूवी है, जो क्या करेगी, जो हमें जर्नी बताएगी एशियन गेम्स की, आज तक इंडिया की जो एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में ये मूवी बनाई जाएगी। तो इसमें टोटल 12 शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाएंगी। ये बेसिकली हमारे देश में एशियन गेम्स के लिए उत्साह पैदा करने के लिए है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, यंग जनरेशन को अवेयरनेस देने के लिए है कि हम कैसे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा होगा कि इंडिया ने अपनी नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। तो इंडिया का जो नॉन बासमती राइस है वो हमारे टोटल राइस एक्सपोर्ट का 70% है और वर्ल्ड के टोटल राइस एक्सपोर्ट का 40% पार्ट कवर करता है। तो इंडिया ने अब क्योंकि वो राइस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, क्यों किया है? क्योंकि इंडिया में हमारी प्रोडक्शन की कमी हो रही है, तो अगर हम बाहर देते रहेंगे तो इंडिया में उसका प्राइस राइज होने के चांसेस हैं, तो उससे जो वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात FAO ने यहाँ पर इस रिपोर्ट में की है। अब क्योंकि 40% शेयर अगर इंडिया का है, नियरली 50%, अगर हम कहें कि आधा राइस तो इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, मेक्सिको, US, चाइना, देन देयर इज कनाडा। तो ये सारी कंट्रीज जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ सभी जगह पर जो राइस का प्राइस है उसमें हमें चेंज देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल हमने $, 4.2 मिलियन का नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया था, उससे पिछले साल हमने 2.62 मिलियन का राइस एक्सपोर्ट किया था, और इस साल हम वो एक्सपोर्ट बैन कर चुके हैं। तो यहाँ पर इंडिया को जो एक पैसा आना था, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आना था, वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि इंडिया में अभी फूड ग्रेन्स का कुछ हद तक प्रॉब्लम भी चल रहा है। आगे हम बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी रिसेंटली पूना गए थे, उन्हें लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है बाय द ट्रस्ट, जो कि लोकमान्य तिलक के नाम पर ये ट्रस्ट चलाती है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को ही बोला जाता है, उनका ही दूसरा नाम है जो उनके लिए यूज किया जाता है। तो अभी उनकी 103rd डेथ एनिवर्सरी निकल कर गई है, जिस डेथ एनिवर्सरी को मनाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे और उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है जो 1983 में बनाई गई थी, जो ये अवार्ड देती है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 41st ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और पिछले साल टेसी थॉमस नाम की एक रनाउंड सीनियर साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया था, जिनको इंडिया की मिसाइल वुमेन भी बोला जाता है। तो ऐसे ही कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ को कमेमोरेट करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे, इंडियन नेवी के पास एक बहुत अच्छी चीज़ आई है जिसका नाम है निराक्षी, और ये चीज़ 100% इंडिया ने ही बनी है, जिसको ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल बोला जा रहा है, जिसका काम क्या होगा, माइन को डिटेक्ट करना। यहाँ पर माइन का मतलब खजाने नहीं है, यहाँ पर माइन का मतलब है जो अंडर वाटर बॉम्ब्स यूज किए जाते हैं, वो यहाँ पर माइंस का मतलब है। तो जैसे सबमरीन्स हमारी अगर पानी के अंदर होती हैं तो उनमें भी एक टेक्नोलॉजी होती है माइंस डिटेक्ट करने की, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव ऐसा व्हीकल बनाया गया है जो पानी के नीचे रहेगा, अनमैन्ड होगा, इसमें कोई भी
ह्यूमन को नहीं भेजा जाएगा, अकेला ही जाएगा। इसकी कुछ कैपेसिटी होगी, 4 घंटे तक की कैपेसिटी होगी, 300 मीटर ये नीचे जा पाएगा पानी में। 2.15 मीटर लॉन्ग इसका जो पूरा रहेगा, इसकी जो लेंथ है वो 2.1 मीटर लॉन्ग रहेगी। तो ये काम क्या करेगा, ये हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि कौन से एरिया में कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर माइंस हैं, ताकि हम दुश्मनों के खिलाफ पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर चुके। तो इससे हमारी इंडियन नेवी की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। आगे हम बात करते हैं S&P ग्लोबल। इनके आपने देखा होगा ये फोरकास्ट करते रहते हैं, तो अभी इंडिया के बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी। रिपोर्ट का नाम था लुक फॉरवर्ड इंडियाज मूवमेंट, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया हर साल आने वाले कुछ सालों में 6.7% पर ईयर के रेट पर ग्रो करेगा, फिस्कल ईयर 24 से 31 तक। अभी यहाँ से आपको एक RBI की रिपोर्ट भी याद आई होगी, जिसने ये बोला था कि अगर इंडिया 7 या 8 के आसपास हर साल ग्रो करता रहेगा तो बाय द ईयर 2047 इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6.7% का तो हमें यहाँ पर एक प्रेडिक्शन मिल गया है। नो डाउट ये प्रेडिक्शंस होती हैं, चेंज होती रहती हैं, लेकिन दिस इज अ पॉजिटिव आउटलुक टू सी फॉर आवर कंट्री। आगे हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो भी मार्केट में चल रहा था कि 28% ऑनलाइन गेम्स पर टैक्स लगा दिया गया था। तो GST काउंसिल मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने दोबारा से अपने डिसीजन को फर्म रखा है कि हमने टैक्स लगाया है और हम टैक्स चार्ज करेंगे, उतना ही चार्ज करेंगे। आपने देखा होगा न्यूज़ में MPL एक बहुत फेमस कंपनी है ऑनलाइन गेम्स की, तो उन्होंने अभी रिसेंटली अपने 5 या 10% एम्प्लॉयज़ को भी निकाल दिया है इसी चीज़ के रिएक्शन में। तो 51st मीटिंग हुई थी गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल मीटिंग, जिसको हेड करती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री निर्मला सीतारमन, जिसमें स्टेट्स को भी पार्टिसिपेशन दिया जाता है, सेंटर को भी पार्टिसिपेशन दिया जाता है, सभी मिलकर डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो टैक्स लगेगा फुल फेस वैल्यू के ऊपर, कोई भी आप बेट प्लेस करते हैं ऑनलाइन गेम्स के ऊपर, जो कि 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में। यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे पास, नया एक रिकॉर्ड बना है। पहली बात तो 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए हैं टिल 31 जुलाई। एंड ऑल्सो जो E-फिलिंग पोर्टल है उसने भी विटनेस किया है एक रिकॉर्ड नंबर, जो क्या है 32 करोड़ सक्सेसफुल लॉगिंग्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई। एक महीने में इतने ऑनलाइन लॉगिंग्स अभी तक कभी नहीं हुए थे, और उसकी अमाउंट है 32 करोड़ की। और इतने सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स भी पहले अभी इंडिया में कभी फाइल नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्या अब ये क्या नए जो न्यू टैक्स रेजीम आई है उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है, या इंडिया का लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज कर रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लेकिन इनकम टैक्स का अगर दायरा बढ़ रहा है तो वो इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर पेंट कर सकता है। दूसरी चीज़ है रिकॉर्ड ब्रेकिंग GST कलेक्शन, फिर से हमें देखने को मिली है जुलाई में। जुलाई के GST कलेक्शन है 1.65 लाख करोड़, विच इज 11% हायर। अगर हम पिछले साल जुलाई की बात करें, जुलाई 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो 11% इंक्रीज देखने को मिला है। तो 2 बड़ी चीजें, GST कलेक्शन जो 11% पिछले साल से बढ़ा है, और दूसरी चीज कि हमारे इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल हुए हैं वो भी बढ़ गए हैं। ऑनलाइन जो E-पोर्टल पर लॉगिन्स होते हैं वो अब तक इतने ज्यादा एक महीने में नहीं हुए हैं। आगे बात करते हैं हम बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। सबसे पहले है हमारे पास इंडियन ओरिजिन ऑथर चेतना मारूज डेब्यू बुक ऑन बुकर प्राइज लॉन्गनेस। तो बुकर प्राइज हर साल दिया जाता है, फिक्शन बुक्स के लिए दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज है अगर आप बात करें बुक्स एंड ऑथर या फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की कैटेगरी में भी। तो उनकी अभी एक बुक है वेस्टर्न लेन, जो कि 13 बुक्स में है जिनको डेब्यू नॉवेल की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जो भी ऐसी बुक्स इंपॉर्टेंट आती हैं बुकर लिस्ट की कैटेगरी में, एंड ऑल्सो अब ये तो इंडियन है तो और भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी चीज़ है हमारे पास ऋषि राज न्यू बुक कारगिल, एक यात्री की जुबान। अभी रिसेंटली एक बुक रिलीज की गई थी जिस दिन हम कारगिल वॉर डे मनाते हैं उसी दिन। तो हमारे जो अजय भट्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। तीसरी बुक है हमारे पास हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड
और ये जो बुक है ये लिखी है नीरजा चौधरी ने, जो पहले इंडिया में काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। तो इन्होंने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स की कहानियों को इकट्ठा करके एक बुक में डाला है। एक बहुत ही फेमस चीज़ जो इस बुक के बारे में ये है कि ये कहती है दैट इंदिरा गांधी इज़ द फर्स्ट हिंदू एंड लास्ट हिंदू। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक कहानी है जो कि इंदिरा गांधी जी की हिंदू रिलीजन के साथ जो उनका ट्रस्ट था, वो फेथ था, वो कैसे बना, क्यों बना, उस चीज़ के बारे में बताती है। और बहुत सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरसिम्हा राव, सबकी ऐसी कहानियाँ उस बुक में डाली गई हैं। सो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं राइनो। आपने ये भी सुना होगा, राइनोज भी इंडिया में एक एंडेंजर्ड एनिमल है। तो अभी बिहार कोशिश कर रहा है राइनोज की कंजर्वेशन के लिए। कैसे कर रहा है? एक राइनो टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिससे राइनो कंजर्वेशन स्कीम के तहत राइनोज को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा वहाँ की एक टाइगर रिजर्व में, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण के डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो अभी वहाँ पर सिर्फ एक राइनो है और 14 राइनो पटना के एक जू में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर अब कुछ राइनोज को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंट्रोड्यूस करने का क्या प्रोसीजर है वो इस टास्क फोर्स के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। आगे बात करेंगे, असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन। तो हमारे जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है। इसका पर्पस ये है कि 1 सितंबर के किसी एक दिन को डिसाइड करके 1 करोड़ नए प्लांट्स लगाए जाएंगे, ट्रीज लगाए जाएंगे असम में। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाएगा उस रीजन में। तो एंशियंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में फॉरेस्ट कवर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो कुछ टाइम से, जैसे आपको पता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो उसको कवर करने के लिए अब दोबारा से जो फॉरेस्ट कवर है वहाँ के उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसका इफेक्ट हमें फाइनेंस कमीशन में देखने को मिलेगा। फाइनेंस कमीशन जो डेवोल्यूशन करती है फंड्स का, उसमें अगर आपकी स्टेट में ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है तो आपको ज़्यादा फंडिंग दी जाएगी। तो फ्यूचर में असम को फंडिंग में फ़ायदा मिल सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है अगर इनका फॉरेस्ट कवर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हर स्टेट को लेने चाहिए। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.